हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का 7500 जीके जीएस उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे आज, जो कि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो चलिए सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो बारी बारी कथन देखते हैं। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। ये सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी सही है। दिलीप सिंह को कह रहा है कि 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। ये गलत है। तो वही कथन जो है गलत है। बाकी जो ए और बी था सही है। और भी ऑप्शन देखते हैं। 2 अप्रैल 1849 को ब्रिटिश भारत में पंजाब को मिला लिया गया था। घोषणा हुआ था 29 मार्च 1849 को। और जो पंजाब के मिलाने के बाद इसका जो पहला मुख्य आयुक्त कौन बने थे, तो पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाने के बाद पंजाब के पहला मुख्य आयुक्त बने थे सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस पंजाब का प्रथम मुख्य आयुक्त बने कब, तो जब पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था तब। और मिलाया गया था 2 अप्रैल 1849 को। आगे देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था 1889 ईस्वी में। और कांग्रेस के पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन 1917 में। और वही भारतीय कह देगा तो कानपुर में बनी थी 1925 में सरोजनी नायडू। और भारतीय कांग्रेस में कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ की 1889 में। रंपा विद्रोह कहेगा कब हुआ। रंपा विद्रोह हुआ था 1917 में। और ये हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था दक्षिण भारत में, जिसका नेता कहेगा तो अलारी सीताराम राजू थे। कांग्रेस के गठन हुआ था 1885 में, जो कि किए थे एओ हुम ने। और कहेगा ओलंपिक में महिलाओं ने कब से भाग लेना प्रारंभ की, तो 1900 ईस्वी में, जो कि पेरिस में हुआ था। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही क्रम को इंगित करता है। तो देखते हैं। तो ये इसमें हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। जो घटना है उसे कला क्रम अनुसार सजाना है। तो पहली बार हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। कब हुआ था, तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। और इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग त्रासदी यानी कि हत्याकांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और इसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 में। और उसके बाद लाया गया था अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में लाया गया था। तो ऑप्शन सी में जो है ये क्रम अनुसार है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कहेगा तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और वही अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। गांधी इरविन समझौता कहेगा अन्य नाम क्या है, तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो ये अनुशंसा किए थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी, तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहली बार बने थे 1929 में, जो कि लाहौर अधिवेशन बने थे। दूसरी बार बने थे 1936 में। और ये लखनऊ अधिवेशन बने थे। तीसरी बार बने 1937 में। और ये बने थे फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन ये कांग्रेस के पहला अधिवेशन था, जो कि किसी गांव में हुआ था। और किस राज्य के गांव में, तो महाराष्ट्र में। सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। और ये रहे थे 1940 से 46 तक। कहेगा कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे 1947 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1931 में कराची अधिवेशन में। 5 नंबर हो जाएगा।
किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन किसने किया था? तो ये किए थे सचिंद्रनाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के गठन 1924 में किए थे सचिंद्रनाथ सन्याल। और वही कहेगा सशस्त्र विद्रोह से कौन जुड़े थे? सशस्त्र विद्रोह से जुड़े थे मास्टर सुरेशन, जो कि हुआ था 1930 में। आगे देख लेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मातंगी हजारा को। मातंगी हजारा को कहा जाता है बूढ़ी गांधी। और किस लिए? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये शहीद हुई थी और इसलिए इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता है। किनको? तो मातंगी हजारा को। कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो के प्रसारण करने वाली महिला हो जाएंगी उषा मेहता। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला हो जाएंगी भारतीय महिला लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला लक्ष्मी सहगल हो जाएंगी। और ये जीती नहीं थी, ये हार गई थी। और प्रथम महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है तो ये हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया था। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना भी ज्योतिबा फुले की थी। भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किए थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सैयद वंश के सुल्तान के सही कालानुक्रम हो जाएगा, सैयद वंश के संस्थापक हो जाएंगे या पहला शासक खिलजी खां। और उसके बाद कौन थे? तो खिलजी खां के बाद हो जाएंगे मुबारक शाह। और इसके बाद हो जाएंगे मोहम्मद शाह। और लास्ट शासक क्या कौन थे? तो अलाउद्दीन आलम शाह थे। सैयद वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश ने कब से कब तक शासन की? तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। इस वंश के जो शासक थे, इस वंश के जो शासक थे उन्होंने अपनी किसको वंशज माना था? तो वो वंशज मानते थे मोहम्मद पैगंबर को। पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे कौन? तो सैयद वंश के जो शासक थे वे पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने थे, यानी कि होने के दावा किए थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रुदर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुदर्मा के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो कथन देखते हैं। रानी रुदर्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये सही है। रानी जो रुदर्मा थी ये वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ था? तो काकतीय वंश की राजधानी हो जाएगा वारंगल। इसका दूसरा कथन हो जाएगा, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडव, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों एवं देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, जो कि गलत है। तो ये गलत है, पहला जो कथन है ये सही हो जाएगा। रुदर्मा देवी एक महिला थी लेकिन उन्होंने एक सम्राट के रूप में शासन किया था। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में साइराइस शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में साइराइस शब्द का अर्थ क्या है? तो यह एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदियों को अस्थायी आवास प्रदान करना था। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। कथन एक देखेंगे, इल्तुतमिश ने सिजदा, जिसे दंडवत कहा जाता था, तथा पैबोस, जिसे सम्राट के पैर चूमना कहा जाता था, की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। तो ये कथन जो है ये गलत है। इल्तुतमिश ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरुआत नहीं की थी। सिजदा और पैबोस पहले देखते हैं क्या है। तो सिजदा क्या था, तो सिजदा हो जाता था सिर झुकाना, और पैबोस के अर्थ होता था सम्राट के पैर चूमना। और इसकी शुरुआत कौन किए थे, तो इसकी शुरुआत किए थे बलबन। इल्तुतमिश नहीं किए थे, तो इसकी शुरुआत बलबन किए थे। बलबन ने ही रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। दूसरा कथन देख लेते हैं। बलबन ने चांदी का टक्का तथा तांबे के जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया, जो कि गलत है। चांदी के टक्का तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में किसने प्रचलित किया था, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। ये कौन चलाया था, तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएंगे, और केवल दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। वास्तविक लगाएगा तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा भुक्ति, विषय, विधि तथा ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। गुप्त काल में भू राजस्व कर कितना था, 1/4 से 1/6। और गुप्त काल में कहेगा व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो ये हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। और गुप्त वंश के कहेगा चीन क्या था, तो ये हो जाएगा गरुड़। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा होयसलेश्वर के मंदिर। होयसलेश्वर जो मंदिर है ये बेसर शैली के उदाहरण है। और खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल मंदिर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कांदारिया महादेव मंदिर। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल मंदिर हो जाएगा कांदारिया महादेव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस देवता के है, तो ये है शिव देवता के, और जिसे चंदेल शासक ने बनवाए थे। जो अयोध्या के श्री राम मंदिर है इसका कहेगा वास्तुकार कौन थे, तो चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो अयोध्या के राम मंदिर बनाया गया है उसका ये वास्तुकार थे। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो ये सब क्या थे, तो नाटकाकार थे। ये सब क्या थे, तो नाटककार। ये तीनों नाटककार थे। भवभूति की प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा मालती माधव। मालती माधव और उत्तर रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे भवभूति। दार्शनिक कौन थे, तो जो कपिल देव थे ये दार्शनिक थे। कपिल देव ये सांख्य दर्शन के परिवर्तक थे। आगे देख लेंगे 15 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द उल्लेखित है वो कौन कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक। ये हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक। ये जो है ये उल्लेखित सही क्रम है। प्रस्तावना में उल्लेखित ये क्या है, तो सही क्रम में है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन सी शब्द जोड़ी गई थी, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, पंचायती राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पंचायती राज्य के संदर्भ में ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव होता है ये राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। बाकी देखते हैं ऑप्शन, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, जो कि ये सही नहीं है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम जो आयु सीमा है ये 18 वर्ष नहीं है। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है ये है 21 वर्ष। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये भारत में जो पंचायती राज है 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था।
73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में लाया गया था। भारत में पहली पंचायती राज लागू हुआ था कब? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में, जिसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा ये वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं जो अनुसूची है इसमें तीनों सूची का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूची का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 14 था। 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 14 के बाद 8 नए भाषा जुड़े। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 6ठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो पूर्वोत्तर 4 राज्यों का प्रशासन के उल्लेख है, जो कि है असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य, एटीएम मिजोरम ये ठीक हो जाएगा। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और उसके बाद मिजोरम। ये 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में। आगे देख लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये समादेश जारी किया जा सकता है। मौलिक जो कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। 19 नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार संवैधानिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की जो रक्षा है कह रहा है कि किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है और ये रूस के संविधान से लिया गया है, जो वर्तमान में इनकी संख्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। पहले इसकी संख्या 10 था और 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार की कहेगा वर्तमान में संख्या 6 है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था और जो 19 के एफ है, जिसमें संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। उसे निकालने के बाद वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 हो गई है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे देख लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो यह हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों को अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज है इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रीय ध्वज को आम भारतीय लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई थी? तो 2002 में। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान केवल कहेगा तो ये देहरादून में है। बाकी देख लेते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर राजस्थान में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो असम के जोरहट में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान असम के जोरहट में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
कह रहा है कि भारत में जो कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटना है उस पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसमें हो जाएगा पहले हो जाएगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। रानीगंज में कोयले का जो था ये प्रथम उत्पादन हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई। उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। पहले इसमें हो जाएगा कि रानीगंज में पहले कोयला का प्रथम उत्पादन किया गया, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई, उसके बाद हो जाएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और कोयला किससे प्राप्त होता है? तो कोयला औषधि चट्टान से प्राप्त होती है। भारत में जो सर्वाधिक ताप का उत्पादन किस से होता है? तो इस भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है ताप विद्युत से। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो कोयला का। भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है ताप विद्युत से, जो कि 67% होता है और इसमें भरपूर मात्रा में कोयला का उपयोग किया जाता है। उसके बाद भारत में जल विद्युत से विद्युत का उत्पादन होता है 22%। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ये राज्य हो जाएगा राजस्थान। और जीरा के भी सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। जो महाभारत की लड़ाई हुआ था 18 दिन हुआ था और ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। गुजरात कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नागरिक जनसंख्या है ये 31.2% है। ग्रामीण कितना है? तो 68.8%। जो 2011 की जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और क्रम से कहिएगा तो 15वीं थी। जनगणना किस सूची में आता है? जनगणना संघ सूची में आता है और संघ सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या 100 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत जनगणना होता है? तो अनुच्छेद 246 के तहत। जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुआ था? 1931 में। 25 नंबर हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कहा जाता है रिचर्ड फेनमैन को। रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। एसी मोटर की खोज किसने किया था? एसी मोटर के खोज किए थे निकोलो टेस्ला। निकोलो टेस्ला ने एसी मोटर के खोज किए थे। 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय गति के संरक्षण पर कार्य करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बर्नौली प्रमेय का उदाहरण हो जाएगा, जो समुद्र के जल है ये शांत बहता है, ये बर्नौली प्रमेय के उदाहरण है। या किसी छत के छपरी उड़ जाना, किसी घर के छपरी उड़ जाना, ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? यानी कि एवोगाड्रो संख्या के मान हो जाएगा 6.023 गुणे 10 के पावर 23। एवोगाड्रो संख्या के मान होता है 6.023 गुणे 10 के पावर 23। 27 नंबर हो जाएगा, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने में, और फायदोमीटर का प्रयोग भी समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। जब ध्वनि की आवृत्ति बढ़ता है तो उसकी पिच भी बढ़ जाता है। भूकंप की तरंगों की रिकॉर्ड किस पे किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ पे। भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पे। आगे देख लेंगे 28 नंबर हो जाएगा, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक का। अर्धचालक यानी सिलिकॉन का। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है जो कि एक अर्धचालक है। चालक क्या है? तो जिसमें धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से हो उसे चालक कहते हैं, और जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल न हो उसे कुचालक कहते हैं। अति चालक के प्रतिरोध क्या होता है? तो अति चालक के जो प्रतिरोध होता है ये होता है 0। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के प्रदूषण के कारण होता है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहेगा तो ये होता है नॉर्वे देश में। और विषुवतीय क्षेत्र में कैसा वर्षा होता है? तो संवहनीय वर्षा होता है। और पर्वतीय यानी कि हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा होता है। आगे देख लेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो यह धातु हो जाएगा रेहोडियम। सोडियम धातु का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो दिल के धड़कन को नियंत्रण के रूप में सोडियम धातु का प्रयोग होता है। भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव उपलब्ध धातु कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा थोरियम। और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल राज्य में। कहाँ पे? तो केरल में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिकाओं विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा फास्फोरस। कि ये कौन सा हो जाएगा? तो फास्फोरस हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो ये नियंत्रक के रूप में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग होता है नियंत्रक के रूप में। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कहेगा तो ये हो जाएगा पोटेशियम। 32 नंबर है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है अंडा में। और हरा सब्जी में कौन सा क्या पाया जाता है? तो हरा सब्जी में पाया जाता है आयरन। मानव में कहेगा एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो मानव में एमिनो अम्ल की संख्या 20 हो जाएगा। और दाल से क्या प्राप्त होता है? दाल से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है प्रोटीन। ओजोन गैस से कैसा गंध आता है? ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसा गंध आता है। ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसा गंध आता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़ी अंडा जैसा गंध आता है। आगे देख लेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो ए है ये सुमेलित नहीं है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में अध्ययन करते हैं मृदा का। मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। और पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन होता है पैलेंटोलॉजी में। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलेंटोलॉजी में। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। और ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन करते हैं। एटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा का। और एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। और अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो ये क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो ये हो जाएगा धातु मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल के केंद्र में उपस्थित रहता है। सर्वाधिक संक्रमण धातु कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है? तो ये एक संक्रमण धातु है। इसका परमाणु क्रमांक कहेगा तो 78 हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु कौन सा हो जाएगा? तो ये तांबा हो जाएगा उत्कृष्ट धातु। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 80। कॉपर का होता है 29 और मैग्नीशियम के 12। आगे देखेंगे, 36 नंबर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। और किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रोटीन के संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में। और इसे प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कीटभक्षी पौधा हो जाएगा नेफेथिन्स। और इसके अलावा ड्रोसरा भी है और पिचर प्लांट भी। 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग होता है विटामिन B12 के कमी से। और इसका रासायनिक नाम कहेगा तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन B12 के रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा। और इसके कमी से सीलियक रोग होता है। विटामिन के
विटामिन के किस में सहायता करता है? तो रक्त के थक्का बनने में विटामिन सहायता करता है और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का। विटामिन ई ये सहायता करता है जनन क्षमता में। जनन क्षमता में कमी आ जाएगा विटामिन ई के अगर कमी हो तब। खाना पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन सी। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य के खोज डुजार्डिन ने कब की? जीव द्रव्य के खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में, और जीव द्रव्य के नामकरण किए थे पुरकिंजे ने। पुरकिंजे जीव द्रव्य के नामकरण किए थे, खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में। 40 है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो ये हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? तो ये हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। पादप में कोशिका भित्ति उपलब्ध होता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपलब्ध होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। आगे देख लेंगे 41 नंबर। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 2002 में। और डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच की शुरुआत भारत में 2004 में हुआ था, और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत भारत में 2004 में ही हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एनजीटी की स्थापना हुआ था 2010 में, मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली है। 42 नंबर हो जाएगा। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा हैरिस टोडरो मॉडल। कह रहा है क्वेश्चन कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा हैरिस टोडरो मॉडल। भारत में जो बेरोजगारी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे देख लेंगे 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तो ये हो जाएगा चित्रकारी, और सूची 2 में क्या है? तो उसका राज्य। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है जिसमें चित्रकारी और राज्य संबंधित है। मधुबनी कहाँ का हो जाएगा? तो मधुबनी जो चित्रकारी है ये बिहार का है। लेपाक्षी चित्रकारी कहेगा तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। पट चित्र कहेगा तो ये हो जाएगा उड़ीसा का, और वारली चित्रकारी हो जाएगा महाराष्ट्र का। मधुबनी चित्रकारी हो जाएगा कहाँ के? तो बिहार का। लेपाक्षी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। पट चित्र हो जाएगा उड़ीसा का, और वारली चित्रकारी हो जाएगा महाराष्ट्र का। बनी ठनी किससे संबंधित है? बनी ठनी हो जाएगा किशनगंज का। हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर है। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। फिलिप्स जो वक्र है कह रहा है किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? तो ऋणी, जिसे लेनदार कहते हैं। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ होता है ऋणी को यानी कि लेनदार को। और मुद्रास्फीति को माप किससे किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक से माप की जाती है मुद्रास्फीति का। आगे देख लेंगे 45 नंबर हो जाएगा। 45 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और किस राज्य में अवस्थित है? कहलगांव जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। खारगेन बिजली संयंत्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, और कुडगी हो जाएगा कर्नाटक। कोयला आधारित बिजली संयंत्र हो जाएगा कहलगांव बिहार, खारगेन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और कुडगी हो जाएगा कर्नाटक। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यहाँ पे एसटी जनजाति की सर्वाधिक मात्रा है। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा,
और लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे, निम्न कोटि के कहेगा कोयला कौन सा है, निम्न कोटि के कोयला हो जाएगा लिग्नाइट, जिसे क्या कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कम होता है, यानी कि बहुत कम होता है कार्बन की मात्रा। 46 नंबर है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो डी है ये सही सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स ये किस पुस्तक के लेखक थे, तो दास कैपिटल के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। और जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो डेविड रिकार्डो। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डेविड रिकार्डो। और दास कैपिटल के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गुन्नार मिंडल हो जाएंगे। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जेएम कीन्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जेएम कीन्स हो जाएंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। आगे देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया। AFSPA पहली बार कह रहा है कि कहाँ पे लगाया गया, तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। केसर के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में पहली बार चकबंदी पंजाब में लगा था 1920 में। 48 नंबर है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 में। नाम का गठन कब हुआ था, नाम के गठन हुआ था 1961 में और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। नाम के गठन 1961 में हुआ था और इसका पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में और इसका गठन भी बेलग्रेड में हुआ था। नाम के गठन करने वाले थे नेहरू, नसीर और टीटो। मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो 1963 में। और भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से, और जिसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना यानी कि BSF की स्थापना हुआ था 1965 में। आगे देख लेंगे, 49 नंबर हो जाएगा, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो इसमें भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे IDBI कहते हैं। इसका गठन हुआ था 1964 में। ट्रेजरी बिल पहली बार लाया गया था। ट्रेजरी जो बिल है ये RBI के द्वारा लाया जाता है और इसका नीलामी भी RBI द्वारा किया जाता है और पहली बार लाया गया था 1917 में। सहकारी बैंक क्या है, वे बैंक जो सहकारिता के आधार पर गठन किया जाता है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। 50 नंबर हो जाएगा, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली प्रसिद्ध है ये साड़ी की कढ़ाई और बुनाई के लिए। और पोचमपल्ली का किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य है, जिसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में। जो सेट नंबर 2 में क्वेश्चन छूट गया था और ये उसका भाग है। तो 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सेट नंबर 2 के, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाई मेसन की खोज कहेगा किसने किया था। पाई मेसन की खोज किए थे युकावा, कब, तो 1935 में। इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन 1897 में। चैडविक ने न्यूट्रॉन के खोज किए थे 1932 में और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के खोज किए थे 1919 में और कहीं कहीं 1909 भी देता है। इसको कालानुक्रम इसको सजाना है तो पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन की खोज और उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज और उसके बाद हो जाएगा पाई मेसन की खोज। तो ये कालानुक्रम अनुसार हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन में वही कह रहा है कि कालानुक्रम अनुसार सजा दीजिए। और पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण है, जिसका खोज किए थे एडरसन 1932 में। पाई मेसन की खोज किए थे युकावा 1935, न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक 1932,
प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन 1919, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन 1897 में। पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है जिसका खोज किए थे एंडरसन 1932। 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। बिहू कहेगा, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो असम में। छठ पूजा किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? तो बिहार का। और सावो जो आओ ये किसका है? तो गोवा का। सावो जो आओ जो त्यौहार है ये गोवा में मनाया जाता है। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया था 1961 में। 1961 में नाम के विघटन किया गया था जो कि नेहरू, नासिर और टीटो मिलकर किए थे बेलग्रेड में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। समिति कहेगा तो हजारी समिति के तहत। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और कहेगा किस समिति के तहत? तो हजारी समिति के तहत। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। और राष्ट्रीय सत्कर्ता आयोग के गठन भी 1964 में किया गया था। जीआईसी के गठन 1972 में हुआ था। 45 नंबर हो जाएगा, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो राजा जो ललितादित्य थे ये कश्मीर पे शासन किए थे। कश्मीर केसर के सर्वाधिक उत्पादन करता है, या ये भी कह सकते हैं कि भारत के एकमात्र जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर राज्य है जो कि केसर के उत्पादन करता है। मसाला, रबर और थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा। जीरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा राजस्थान, और कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा गुजरात। आगे देख लेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सौर एगुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सौर एगुल फरोसा त्यौहार का आयोजन किया जाता है दिल्ली में। और ट्यूलिप महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? तो कश्मीर में। ट्यूलिप महोत्सव इसका आयोजन कश्मीर में किया जाता था। गणेश पूजा की शुरुआत शिवाजी ने मुंबई में किए थे। जो जगन्नाथ यात्रा ये पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है, और इसमें कहेगा जगन्नाथ यात्रा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, और उनके साथ साथ बलराम को भी। 47 नंबर हो जाएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। जो दूसरा विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 में, जो कि समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 में। इसमें अमेरिका भाग लिया था कब? तो 1941 में दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका भाग लिया था। टोटल देश कहेगा तो दूसरा विश्व युद्ध में 61 देश ने भाग लिया था। विश्व किशोर कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व किशोर कल्याण दिवस 2 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहे थे मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर का। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो इंडिका हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख या लाख सैनिकों से भारत को रौंदा गया ये बोले थे प्लूटार्क ने। चंद्रगुप्त मौर्य के सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा था? तो ये कहे थे जस्टिन। भौगोलिक विश्वकोश के जन्मदाता कौन है? तो ये हो जाएंगे स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश के जन्मदाता हो जाएंगे स्ट्रैबो। आगे देख लेंगे 49 नंबर, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये हो जाएगा ब्लूटूथ। कह रहा है कि कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये हो जाएगा ब्लूटूथ। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में। और पहली बार यानी कि सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में। आगे देख लेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कहा जाता है। कैलकुलेटर के आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर के आविष्कार किए थे ब्लेज पास्कल ने। आगे देख लेंगे, आगे महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन है, नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा राजस्थान से।
नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगा राजस्थान से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो ये प्रचलन था हड़प्पा काल में। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो ये किए थे दयाराम साहनी 1921 में। और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन किसमें था? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखालदास बनर्जी 1922 में। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी और वही कहेगा शवों के जलाने की प्रथा किसमें था? तो मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बनवाली जो कि हरियाणा में है। बनवाली कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। और मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हरियाणा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, और ये गुजरात में स्थित है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृति स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण पत्र कहाँ से मिले हैं? तो धौलवीरा से। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा धौलवीरा। धौलवीरा हड़प्पा काल के एक ऐसा स्थल था जो कि 3 भाग में विभक्त था, और यहाँ से शैलकृति स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से जल प्रबंधन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।